नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल के इस नए अध्याय शातिर क्रिमिनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पितृसत्ता समाज में महिलाओं को सभ्यता और संस्कृति के नाम पर पुरुषों के द्वारा नियंत्रित किए जाने की व्यवस्था है और ये पितृसत्ता सिर्फ हमारे ही देश में नहीं है बल्कि पूरे विश्व के कई सारे देशों में मौजूद है। एक तरफ सबसे मॉडर्न और शक्तिशाली देशों की महिलाएं पुरुषों से बराबरी के लिए लड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे पिछड़ी सोच वाले मुल्कों में बराबरी तो छोड़िए, महिलाएं रोजमर्रा के कामों तक के लिए अपनी जान गंवा रही हैं। भारतीय समाज में पितृसत्ता का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है, जहां ज्यादातर परिवारों में महिलाओं ने पितृसत्ता को खुद ही अपने कंधे पर उठा के रखा हुआ है। फिर भी औरतें यहाँ अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं और अगर ऐसे में कोई महिला खुद ही पितृसत्ता की पोषक बन जाए तब क्या होगा? अजिंक्य, कितना प्यार करते हो तुम मुझसे? प्यार? इतना प्यार कि तुम्हारे लिए अपनी जान दे भी सकता हूँ और किसी और के लिए भी सकता हूँ। सच? झूठ नहीं बोलता मैं कभी भी, समझी? तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? कहना और करना दोनों कितनी अलग अलग बातें होती है ना अजिंक्य। तुम मेरे साथ जीना सीख लो। जान लेना जान देना दूर की बात है। अरे रुको रुको, क्या दादा, वहनी को घर ला रहे हो और जेब भी ना हल्की करनी पड़े? ये तो नहीं चलेगा। अरे बिना टोल टैक्स तो गवर्नमेंट भी जिले में घुसने नहीं देती। यहाँ तो आप वहनी को घर ला रहे हो। चलो मेरा टोल टैक्स दो। ये ले तेरा टैक्स, पूरे 50,000। चल अब जाने दे। बस 50,000? इतने में तो अच्छा सा ढंग का फोन भी नहीं आएगा। चलो इसे डबल कर दो। तुझे समझ नहीं आता? क्या कहा मैंने? जितना दिया है उतना रख ले। अरे चिढ़ तो उसका चला पीछे, उसके इकलौते भाई की शादी है। रुक बहू, ये ले, ये अपने ननद को दे दे। आखिर गृहस्थी में इसके साथ तेरा भी बराबर का हक है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एक्चुअली मैं बहुत थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। अरे मैडम ठीक हो आप? मैडम क्या हुआ था आज? स्नेहा ने बताया कि रास्ते में गिर गई थी तुम। तो आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो वैसे भी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते ना। ऐसा नहीं है ईशा, अपने काम में थोड़ा सा बिजी हूं मैं, बस। तो मैंने कब कहा कि आप अपना काम छोड़ दीजिए? अगर आप तो शादी के बाद से ही मुझे इग्नोर कर रहे हैं। ईशा, थोड़ा सा टाइम दो मुझे, कुछ प्रॉब्लम्स है मेरी, एक बार उन्हें सॉर्ट आउट कर लूं। अजिंक्य, मुझ में कुछ कमी है क्या? पसंद नहीं हूं मैं आपको? ऐसा नहीं है ईशा। ईशा, ईशा सुबह फ्लाइट है मेरी, मुंबई जाना है मुझे, जल्दी उठना है तो सोने जा रहा हूं। अजिंक्य,
देख नहीं कर सकती? अब कर रही है तू? सकाळी का नाही केलंस? मैम वो सर के लिए नाश्ता बना रही थी तो देर हो गई। जा चहा घेऊन ये। काय झालं आई? सुबह सुबह शुरू हो गई? अभी तो पूरा दिन है लोगों को कोसने के लिए। चुप। अरे क्या बात है वहीनी? सच बताइए, कल रात दादा ने आपको सोने नहीं दिया ना, इसलिए आपकी नींद लेट खुली ना? वैसे दादा है कहाँ? कई दिनों से नहीं दिखे। सुबह उठेगी तो पता चलेगा ना। हाँ, ऑफिस गया है वो। तसा तुमचा डोळा तर दुपारपर्यंत उघडतच नाही। तो आई मुझे भी ऑफिस जाने देना, मैं तो दादा से जल्दी भी उठूंगी। हाँ, पर तुम्हारे खानदान में लड़कियां काम कहाँ करती है बाहर जाके? जो मेरा खानदान है ना, वही तुम्हारा खानदान है। अपने ससुराल जाके कर जो करना है। बिल्कुल सही कहा बहन जी आपने। बेटियों का असली घर तो उनके पति का घर ही होता है। अरे भाई साहब, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी, पहली बार जो बेटी के घर आ रहा हूं। वैसे हमारे दामाद जी कहाँ हैं? ऑफिस गया है वो। तुम्ही बसा ना, बस। हाँ, नमस्ते। हेलो, क्या ना वापस। बड़ा कशी आहेस तो? सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं प्रॉब्लम नहीं है ना? एकदम ठीक हूँ पापा। वो रात को नींद पूरी नहीं हुई ना, इसीलिए। भाई क्या है ये खरोड़ गांव की जमीन खरीदने से मैंने आपको मना किया था, फिर क्यों खरीदी आपने? अमित ने अपने सोर्सेज से कंफर्म कर लिया है। वहां गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पावर प्लांट लगने वाला है। जमीनों के दाम बढ़ने वाले हैं। ये अमित, इसकी बात पर आपको मुझसे ज्यादा भरोसा है। इसको तो मैं अभी छोड़। खुद का भला बुरा सोचने की अक्ल तो तुम में है नहीं, वो भी मुझे सोचना पड़ता है। मेरा जितना भला आपको करना था ना, अब कर चुके हो। अब कम से कम मुझे अपने मन की कर लेने दो। करो। किसने रोका है? अरे आपने रोका है और किसने रोका है? क्या? देखो बेटा, ये प्रॉपर्टी, ये घर, ये सब तुम्हारा ही तो है। लेकिन पहले खुद को साबित कर। खुद को साबित करते करते ना मैं थक गया हूं। लेकिन अब भी आपको मुझसे ज्यादा अगर दूसरों पर भरोसा है ना, जस्ट लीव इट। हट। अच्छा एक बात बता, ये तेरा भाई है, अगर ये वापस ही नहीं आया तो तेरी तो मौज ही मौज, सारी प्रॉपर्टी तेरी। कुछ भी बोलते हो यार। आई मुझे ऑफिस तक जाने नहीं देती, प्रॉपर्टी क्या खाक देगी? और वैसे भी भाभी है ना, भैया की बात, प्रॉपर्टी तो भाभी को ही मिलेगी। चलो भाभी को आधी प्रॉपर्टी मिल गई, बाकी बची हुई प्रॉपर्टी तो तेरी हुई। 1 रुपया नहीं मिलेगा मुझे आसानी से, कुछ तो करना पड़ेगा उसके लिए। सही कह रहा था तू। अगर लड़की का भाई वापस ही नहीं आया तो प्रॉपर्टी तो उसी की होगी। मामा मैं मजाक कर रहा था। लेकिन सच कह रहा था। लेकिन एक बात गलत बोली, प्रॉपर्टी अगर लेनी है तो पूरी ले, आधा हिस्सा भाभी को भी क्यों देना? अजिंक्य का नंबर दे, उसको ट्रैक करेंगे, उसका लोकेशन पता चल गया। अब अरे सर, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा ना आपसे, अजिंक्य वापस आ जाएगा। आई 15 दिन से गायब हो, 10 दिन से उनका फोन बंद है और आपको कोई टेंशन नहीं हो रही है? अगम, आपकी बात हुई अजिंक्य से? नहीं। बहुत रिलैक्स नजर आ रही हैं। कहीं फंसा होगा, किसी प्रॉब्लम में होगा, उसका नंबर ट्रैक करेंगे प्रिकॉशन के तौर पर। नंबर दीजिए, उसका फोटो भी देना। सही, फोटो उनका। चलिए।
हेलो। हाँ सर, हम लोग पिंपरी में हैं। यहाँ अजिंक्य का एक बंगलो है सर, और उसके फ़ोन की लास्ट लोकेशन भी यहीं की दिखा रही है। मैं देखता हूँ अभी। ओके सर। अजिंक्य को बुलाओ। साहब तो चले गए घर पे 1 घंटे पहले। चले गए? तुम कौन हो? मैं किशोर काम करता हूँ यहाँ। जी सर। तुम कौन हो? सर मैं यहाँ का केयर टेकर हूँ। केयर टेकर? अजिंक्य यहाँ कितने दिन से रुका हुआ था? मैडम अजिंक्य भाऊ आज ही आए थे, 2-3 घंटे रुके और चले गए। अजिंक्य कहाँ चले गए थे आप? मैं कितना डर गई थी। थैंक गॉड। कहाँ चला गया था मैं? यही तो था। अरे कौन है? क्यों दरवाजा ठोक रहे हो? आ तो रहा हूं। क्या हुआ? दादा बाहर पुलिस आ गया था। सर मैंने आपको पहले ही कहा था, मेरा बेटा घूमने गया, गायब नहीं हुआ। ये तो मेरी बहू फालतू में घबरा गई। अजिंक्य इसके बाद में जब बाहर घूमने जाओगे तो घर पे इन्फॉर्म करना। चलो थैंक यू। सीरियसली ईशा, तुमने ये पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया? लेकिन आप गायब थे, आपका फोन भी नहीं लग रहा था। मैं बहुत डर गई थी। बच्चा नहीं हूं मैं, अपना ख्याल खुद रख सकता हूं। और आइंदा से अगर तुमने मेरे किसी भी मामले में दखल देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा। बस बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। इसके ऊपर गुस्सा निकालने से अच्छा है तुम इसे खुश रखने की कोशिश करो। आज तो मैंने तुम्हें फोन कर दिया, लेकिन तुमसे परेशान होकर अगर इसने अपने बाप को फोन कर दिया और कुछ कह दिया तो तुम बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हो। आई। क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों है? आई वो अरे छुपा इसे, कोई देख लेगा। आई मैं बहुत गहरी नींद में थी। अजिंक्य आए थे क्या? ऐसी कैसी नींद है तुम्हारी कि पता ही नहीं चला? अगर अजिंक्य नहीं आता तो ये कौन करता? वेड़ी कुटली। थैंक्स। तेरे भाई का भी बढ़िया है, अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है। पता नहीं तेरी भाभी कैसे झेल रही है उसे। इसमें झेलने की क्या बात है? घर में किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। एग्जैक्टली, घर में किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। करोड़ों की प्रॉपर्टी अलग से। अगर ये सब नहीं होता ना तो कब का छोड़ के भाग गई होती तेरी भाभी तेरे भाई को। ऐसा कुछ नहीं है, वही बहुत खुश है दादा के साथ। ये खुशी ना सिर्फ दिखावा है, चाहे तो देख लेना। अगर कल को तेरी ये भाभी तेरी दूसरी आई बन के तेरे सर पे ना बैठी ना तो बताना मुझे। प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, सिर्फ तुम ही मेरी बेटी को बचा सकती हो। कौन है आप और कौन है आपकी बेटी? हाँ?
मुझे सब पता है कि तुझे पता है कि तेरा पति मेरे बेटी के साथ क्या कर रहा है। हाँ चुप, तुम उस राक्षस का साथ दे रही हो। तुम सब लोग एक जैसे ही हो। अरे मैडम छोड़िए, हटिए आप। पागल हो गई है क्या? पहले ये तो बता मामला क्या है, कौन है तेरी बेटी? हटिए पीछे हटिए। आइए मैडम आइए, आप आइए। बैठिए हटिए यहाँ से। किसी से भी इस बात का जिक्र किया ना, जान से मार दूंगा। कौन है तुम? मर्डर लगभग कल शाम के आसपास हुआ है। ये अपने पास आई थी ना पति की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने? हाँ सर, अजिंक्य वाडेकर। इतने बड़े खानदान की बहू कोथरूड में जंगल में इतने दूर क्या करने आई? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, उसके फैमिली मेंबर्स को बता। ओके सर। ईशा बाला, बहू रानी क्या हुआ? क्या करने आई हो? पहले तो मेरी बच्ची को मार दिया, अब झूठे आंसू बहाते हो। भाई साहब क्या बोल? बात करी तो मैं। सर, ईशा पिछले 5 दिन से मेरे घर पर ही थी, क्योंकि अजिंक्य फिर से कहीं चला गया है 10 दिन पहले। फिर से? सर मैंने आपको पहले ही बताया था कि अजिंक्य ट्रैवल का शौकीन है, और इस बार तो वो बता के भी है, और ईशा इस बारे में जानती थी। ईशा कोथरूड क्यों गई थी? सर, उसे किसी का फोन आया था कि अजिंक्य घर वापस आ गया करके। वो मगरपट्टा जाने के लिए निकली थी, लेकिन कोथरूड क्यों गई मुझे कुछ नहीं पता सर। अजिंक्य घर आया ही नहीं था तो ईशा को फोन करके क्यों कहेगा? सर, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ईशा की शादी अजिंक्य के साथ करके अजिंक्य के घर वालों ने मारा है ईशा को। ईशा ने कभी कंप्लेंट की थी ससुराल वालों के खिलाफ? सर, उसकी जरूरत ही नहीं थी। उसके चेहरे पे ही लिखा था कि वो अजिंक्य के साथ शादी करके खुश नहीं है। सर कोई कुछ भी कहे, मैं तो सामने देखती थी ना ईशा कितनी खुश थी मेरे बेटे के साथ। जयश्री जी, लास्ट टाइम जब अजिंक्य गायब हुआ था तो उसकी मिसिंग कंप्लेंट ईशा ने की थी, और इस बार जब वो गायब हुआ है तो ईशा का मर्डर हो गया। कहीं अजिंक्य के गायब होने में और ईशा के मर्डर में कोई कनेक्शन तो नहीं है? सर, ईशा को .09 बोर की पिस्टल से 3 फायर किए गए थे, और तीनों के तीनों फायर पॉइंट ब्लैंक की रेंज से किए हैं। एक गोली से भी मर सकती थी वो, 3 गोलियां मारने की क्या जरूरत थी? सर, हो सकता है खुन्नस, या ये भी हो सकता है कि कातिल रिस्क ना लेना चाहता हो कि ईशा किसी भी हाल में जिंदा बचे। अच्छा, ईशा की सीडीआर रिपोर्ट में क्या मिला? कुछ खास नहीं सर, लेकिन हो सकता है कि ईशा को किसी ने इंटरनेट कॉल करके अजिंक्य के वापस आने के बारे में बताया हो, और जब वो अपने फादर के घर से मगरपट्टा के लिए निकली तो हो सकता है कि कातिल पहले से ही उसका वहां पे इंतजार कर रहा हो। ये जिसने भी किया है शिरके पूरे प्लानिंग के साथ किया है। जिसने भी ईशा को मारा है उसको ईशा के मरने से बहुत फायदा हुआ होगा। एक काम करो, दोनों फैमिलीज और रिलेटिव्स को चेक करो और देखो ईशा पे किसको खुन्नस थी, और ये भी चेक करो .09 बोर का पिस्टल किसके पास है। सर, ईशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। ईशा की मौत दिन में 12 से 2 बजे के बीच में ही हुई थी। मौत का कारण गोलियां लगना ही है। ईशा की बॉडी पे कोई भी रेप या सेक्सुअल असॉल्ट के साइंस नहीं है। लेकिन सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है वो ये है कि ईशा 2 महीने प्रेग्नेंट थी। इसका मतलब उन दरिंदों ने ईशा के साथ साथ उसके बच्चे को भी मार दिया? नहीं सर, ईशा ने अपने प्रेगनेंसी के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। वो क्यों छुपा रही थी? आप कुछ जानती हैं इस बारे में? नहीं, वहीनी ने मुझे कुछ नहीं बताया था। सर, हमने खबरियों को कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के पीछे छोड़ दिया है। उन्हें कुछ भी पता चलेगा तो वो हमें इन्फॉर्म करेंगे। और सर, जहाँ तक बात है ईशा की फैमिली की, तो ईशा की फैमिली में किसी के पास भी .09 बोर की पिस्टल नहीं है। सर, मुझे तो शुरू से ही दाल में कुछ काला लग रहा था। शिरके दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। एक काम करो शिरके, ये ईशा का थरोली इन्वेस्टिगेशन करो। हो सकता है उसकी प्रेगनेंसी उसके मौत का कारण हो, और तुम उसका घर और ससुराल में जितने भी नौकर है उनसे बात करो, देखो कुछ बोलते हैं क्या। और वो पीएम डॉक्टर, उससे बोलना ईशा का और उसके होने वाले बच्चे का वीसा प्रिजर्व करके रखे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है,
ये विसारा जरूर काम आएगा। ठीक है सर। सर, वाडेकर फैमिली के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है। सर, लगभग 20 साल पहले जयश्री वाडेकर के पति प्रभात वाडेकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और सर, हत्या के बाद जयश्री ने गांव की पूरी ज़मीन बेच के पुणे शहर में ज़मीन खरीदी। और आज जयश्री का जो बिजनेस एम्पायर है वो पुणे की ज़मीन के बढ़ते रेट की वजह से है। इसका मतलब 20 साल पहले पति की हत्या और अभी बहू की हत्या। इतना ही नहीं सर, अजिंक्य और उसकी फैमिली जितना अपने आप को दूध का दूल्हा बता रहे हैं, शायद वो उतना दूध के दूल्हे है नहीं सर। मतलब? सर, करीब 3 महीने पहले जवार थाने में एक लड़की सुनिधि तांबे को किडनैप करने की एनसी फाइल की गई थी अजिंक्य के अगेंस्ट। पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू भी करे उसके पहले ही एनसी वापस ले ली गई। किसने एनसी की? सुनिधि तांबे की माँ रजनी ने। वो अजिंक्य हमारे पास जमीन खरीदने आया था, पर जमीन खरीदते खरीदते उसने मेरी बच्ची को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया सर। तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? और जब उसका मन भर गया तो किसी और से शादी कर ली उस अजिंक्य ने। मेरी बेटी को वहीं पे छोड़ देता तो चल जाता, पर नहीं, पैसे और अपनी ताकत के दम पर वो मेरी बेटी को उठा के लेके गया। अजिंक्य छोड़ मेरी बेटी, पीछे हट। ध्यान से सुन, सुनिधि सिर्फ मेरी है। लेकिन आपने तो एनसी फाइल की थी ना। अगर आप उस कंप्लेन को वापस नहीं लेती तो पुलिस उस केस को इन्वेस्टिगेट करती। वो अजिंक्य मुझे और मेरी बेटी को मारने की धमकियां दे रहा था। वो तो मेरी बेटी ने मेरी खातिर बोला कि वो कंप्लेंट वापस ले ले। सुनिधि को बुलाइए, हमें उससे बात करनी है। ती घरात कुठे है? वो अजिंक्य के पास ही है अभी तक। क्या? एड्रेस दीजिए उसका। शहर के बाद जो पिंपरी है ना, वहाँ पे उसका बंगला है। मेरी बेटी वही है। पिंपरी में? हाँ सर, यही मैडम तो थी जो अजिंक्य साहब के साथ रहती थी यहीं पर, मगर 8-10 दिन पहले साहब के साथ यहाँ तक चली गई। ये मैडम को कभी देख के ऐसा लगा कि वो अजिंक्य के साथ ज़बरदस्ती रह रही है? नहीं सर, ऐसा तो ज़बरदस्ती मुझे कुछ नहीं लगा। दोनों पार्क में साथ में बैठते थे, सुबह शाम घूमने जाया करते थे, कभी कभी बाहर भी जाते थे। Are you sure इन दोनों के बीच में कभी कोई गड़बड़ नहीं थी? नहीं मैडम, दोनों के बीच में तो कुछ गड़बड़ नहीं थी, लेकिन एक दूसरी मैडम आई थी साहब के यहाँ से जाने के एक दिन पहले, तब दोनों में बहुत झगड़ा हुआ था। क्या वो औरत ये थी? हाँ, यही थी। निकल, चल यहाँ से। निकल इधर से। मैं पुलिस में जाऊंगी। अरे हाँ, तेरे को जहाँ जाना है जा, डरता नहीं हूँ मैं किसी से। सर, बंगलो के केयरटेकर रमेश ने जो बताया था, सर इसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि सुनिधि अपनी मर्जी से अजिंक्य के साथ रह रही थी। सर, ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों को साथ में रहना हो, इसलिए दोनों ने किडनैपिंग का नाटक किया हो। लेकिन जब सुनिधि की माँ रजनी ने पुलिस में कंप्लेंट फाइल की तो जान का खतरा बताकर सुनिधि ने अपनी माँ के पास से कंप्लेंट वापस करवा ली। सर, ये दूसरा वीडियो। पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ईशा अजिंक्य से लड़ने गई थी और उसने उसको पुलिस की धमकी दे दी, और नेक्स्ट डे अजिंक्य और सुनिधि दोनों गायब हो गए, और अब ईशा को रास्ते से हटा दिया। लेकिन शिरके, इतना सब उसके लाइफ में मैटर चल रहा था कि जयश्री जी को पता नहीं था। सर, ये बात तो ईशा के फादर को भी नहीं पता थी। क्या झगड़े के वक्त से ही अपने फादर के साथ रह रही थी। ना तो उसने प्रेगनेंसी की बात अपने फादर को बताई और ना ही सुनिधि के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बंगला और अजिंक्य और सुनिधि के बारे में ईशा को बताया किसने? सर, इस बारे में मैंने जयश्री जी से बात की थी। सर, सुनिधि के साथ मेरे बेटे ने अपना रिश्ता कब का खत्म कर लिया था, और अब आप कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने सुनिधि को जबरदस्ती अपने साथ रखा था। मेरे लिए तो पेपर्स ओके हैं, एक बार क्रॉस चेक करवा के डॉक्यूमेंटेशन के लिए भेज दो। ओके मैम। बेटा जी मैडम ने पेपर भेजे डॉक्यूमेंटेशन से पहले देखने के लिए। आपने देख लिया ना? हाँ, ओके। तो भेज दीजिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए। मैं आप पे कैसे डाउट कर सकती हूँ? आखिर हमें ही तो एक दूसरे का ख्याल रखना है। वाडेकर परिवार में शक्ति का केंद्र बदल चुका था।
हर बार अजिंक्य की वापसी का भरोसा रखने वाली जयश्री ने इस बार अजिंक्य की वापसी का इंतजार ना करके अपने स्वाभाविक उत्तराधिकारी के तौर पर स्नेहा को चुन लिया था, जबकि वो हमेशा लड़कियों के काम करने के खिलाफ रही थी। क्या उसे कुछ ऐसा पता था जो अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करना उसकी मजबूरी बन गई थी? सर ये देखिए, क्यों मारा? ईशा को क्यों मारा? सर मैं क्यों मारूंगा ईशा को? सर मेरा तो उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। सर मैं सुनिधि से प्यार करता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ। अच्छा, तो सुनिधि के साथ तू रहना चाहता था इसलिए सुनिधि को किडनैप कर लिया? सर करना पड़ा मुझे किडनैप। ईशा की वजह से सुनिधि को लगता था कि मैंने उसे धोखा दिया है सर। कुछ दिन हम लोग साथ में रहते तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता हमारे बीच में। अजिंक्य बहुत सनकी था सर। अगर मैं उसके साथ कोऑपरेट नहीं करती तो वो मुझे और मेरी आई हम दोनों को जान से मार देता। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था उसकी बात मानने के सिवा। तू सुनिधि को इतना प्यार करता था तो ईशा के साथ शादी क्यों की? आई की वजह से सर। आई चाहती थी कि हमारी स्टेटस वाली बहू हमारे घर में है। उन्होंने मजबूर किया मुझे ईशा से शादी करने के लिए। सर मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अजिंक्य मुझे कभी जाने भी देगा, लेकिन कुछ दिन पहले उसकी बीवी ईशा बंगलों पर आ गई थी। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। अजिंक्य मुझे जान से मार दे, प्लीज। अजिंक्य मुझे मार डालेगा, प्लीज प्लीज जल्दी बोलो। क्या कर रही है? चल बाहर से। अजिंक्य बाहर निकल यहाँ से। बाहर चल। प्लीज मुझे क्या कर रही है? अपने काम से काम रखा कर। मैं तेरे किसी मामले में नहीं पड़ता हूँ, तू भी मेरे मामले में मत पड़। अब ये सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं है अजिंक्य, मेरा भी है। बीवी हूँ मैं तुम्हारी, तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ। दिमाग खराब है क्या तेरा? हाथ नहीं लगा मैंने तुझे आज तक। हाँ, और तू ये किसी और का बच्चा मेरे सर पे डाल रही है। निकल इधर से बाहर। बाहर चल यहाँ से, निकल। चल चल यहाँ से। मैं पुलिस में जाऊंगी और इस लड़की के बारे में सब कुछ बता दूंगी। अरे हाँ हाँ, तेरे को जहाँ जाना है जा, समझी? डरता नहीं हूँ मैं किसी से। तो क्या ईशा का बच्चा तेरा नहीं था? सर हमारे बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो झूठ मत बोला, डीएनए सब सच बोलेगा। सर आपको जो टेस्ट करवाना है करवा लीजिए, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो डरना किस बात का है? अच्छा एक बात बता, ईशा को कैसे पता चला वो तेरे बंगले और सुनिधि के बारे में? सर मैं खुद नहीं जानता, मुझे नहीं पता है। सर अजिंक्य के फ़ोन लोकेशन के हिसाब से पिछले 2-3 महीने में उसकी फ़ोन की लोकेशन वाडेकर हाउस में बहुत कम रही है सर। ये देखिए, कभी एक दिन, कभी आधा दिन। सर कहीं वो सच तो नहीं कह रहा है? मतलब वाकई में ईशा का किसी के साथ कोई अफेयर चल रहा था और इसीलिए शायद उसने अपनी प्रेगनेंसी की बात छुपाई। नहीं लेकिन सिरके, अजिंक्य जैसा आदमी जिसने सुनिधि को किडनैप किया और बलजबरी अपने साथ रखा, उसका डीएनए टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। अगर झूठ बोल रहा है तो अरेस्ट कर लेंगे, और अगर वो सच बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ईशा की ज़िंदगी में कोई और था। जब आपको मालूम है कि ईशा का संबंध किसी और आदमी के साथ था तो मेरे बेटे को क्यों पकड़ के रखा है? उसे बेवजह जयश्री जी शायद अब ये भूल रही है कि आपके बेटे के खिलाफ किडनैपिंग और रेप के चार्जेस है। सर ऐसे चार्ज तो 50-60 हजार में वापस लिए जाते हैं, और ये काम है सुनिधि जैसे लड़कियों का, जो हम जैसे अमीर खानदान के लड़कों को फंसा के ये सब पैसा वसूल करती है। देखिए जयश्री जी, जी हाँ जी। आप कहाँ से आ रही है? ऑफिस से। सब दादा के नहीं रहने पर किसी को तो काम संभालना पड़ेगा ना। अब आई अकेले तो सब कुछ नहीं संभाल सकती। लेकिन आपके दादा भी जिंदा है और आपके वहिनी का मर्डर हुआ है। आप कहना क्या चाहते हैं सर? कहना नहीं, पूछना चाहता हूँ। आपके वहिनी के अफेयर के बारे में कुछ पता है आपको? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। शिरके, मुझे डाउट आ रहा है इन लोगों पर, घुमा रहे हैं हमें। एक काम करो, ये ईशा के कांटेक्ट में जितने भी मर्द है सबका डीएनए टेस्ट करवाओ और शुरुआत इस घर के नौकरों से करो। ठीक है सर।
डर क्यों रहा है? नहीं सर, कुछ किया? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। अब कौन बचा? सर नीलेश, जयश्री जी का खास। सर, सारा सामान डीएनए के लिए भेज दो और बोलना रिपोर्ट जल्द से जल्दी दो। ठीक है सर। सर डीएनए की जरूरत नहीं है। ईशा वाहिनी के होने वाले बच्चे का बाप मैं ही हूँ सर। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट करना इसे। अपनी पोल खुलने की वजह से इसी ने मेरी बहू को मारा और इसकी सजा मेरा बेटा भुगत रहा है। ये क्या बात कर रही है मैडम आप? आपके कहने पर ही तो वहिनी के साथ सो रहा था मैं, ताकि वहिनी को ये लगे कि उसके साथ अजिंक्य सो रहा है। क्यों? शर्म नहीं आती? क्यों झूठ बोल रहा है? क्यों झूठ बोल रहा है? ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। सर मैं सही कह रहा हूँ। मैडम के कहने पर ही मैं अफीम लेके आता था, जिसे मैडम वहिनी के दूध में डालकर उसको बेहोश करती थी। सर ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अरे क्यों चला? क्या सच क्या झूठ हम पता करेंगे। सर, नीलेश अभी भी अपनी बात पे अड़ा हुआ है। उसका कहना है कि उसने जो कुछ भी किया है जयश्री के कहने पे किया है। लॉजिकली सोचो शिरके, एक बड़ा घर है, उस घर में एक नौकर है और उसने उस घर के बहू के साथ संबंध बनाए हुए हैं और घर में किसी को मालूम नहीं। सर पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हमारे पास जयश्री के खिलाफ कुछ है भी नहीं। सिर्फ वो एक नीलेश का स्टेटमेंट है। नहीं, सबूत तो नहीं है, लेकिन वाडेकर हाउस में एक आदमी है जिसके चेहरे पे लिखा है वो कुछ जानता है। देखो, कुत्ता कितना भी वफादार क्यों न हो, वो पागल हो जाता है ना तो मालिक उसको गोली मार देता है। मेरा इन सब से कुछ लेना देना नहीं है साहब। ये तेरी शक्ल तो कुछ अलग बोल रही है रे, कुछ जानता है। देख अभी बता दे, टाइम है तेरे पास, वरना मेरा हाथ घूमना शुरू हो गया ना तो घड़ी का कांटा घूमना बंद हो जाता है। साहब वो बुढ़िया सुनिधि की अम्मा, उसने वहिनी के ऊपर हमला किया था। तुम सब लोग एक जैसे ही हो। अरे मैडम मैडम छोड़िए। पहले क्यों नहीं बताया रे? साहब अगर मैंने पहले बता दिया होता तो मुझे मैडम के बारे में भी बताना पड़ता। वो वहिनी ने बताया था मैडम को वो बुढ़िया के हमले के बारे में। कोई भी ऐरी गहरी औरत रास्ते में तुम्हें मिलके कुछ भी कह दे और तुम घर पे आके झगड़ा करोगे? परनाई, रोड पे कितने सारे लोग थे, उसने किसी से कुछ नहीं बोला। सिर्फ मुझे ही क्यों कहा कि मेरे पति से उसकी बेटी को बचाओ? मुझे कैसे पता चलेगा? नहीं सर, ईशा ने मुझे उस औरत का फोटो नहीं दिखाया था, तो मैं कैसे पहचानती कि वो सुनिधि की माँ है? और दूसरी बात, अजिंक्य के बताए हुए धोखे में मैं थी कि उसका सुनिधि के साथ रिश्ता खत्म हुआ। फिर मैं कैसे गेस करती कि ये क्या मामला है? अगर अजिंक्य ने वाकई तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद की थी तो इसमें ईशा की क्या गलती थी? उस ईशा के साथ शादी करने के बाद अजिंक्य ने मेरी बेटी को दूसरी औरत का दर्जा दिया था, जो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी मैडम। इसीलिए मैंने ईशा को मारने की कोशिश की थी। अरे मैडम ठीक हो आप? लेकिन वो बच गई, इसलिए तुमने दोबारा ट्राई किया। तुम सब लोग एक जैसे ही हो। अरे मैडम छोड़िए। लेकिन तीसरी बार ईशा बच नहीं पाई। वाकई तुमने उसे मार दिया। नहीं नहीं, मेरी आई ने ईशा को नहीं मारा है। मेरी आई किसी को भी नहीं मार सकती है। मैंने सुना था ईशा को 3 गोलियां लगी थी ना। एक बार हमारी हालत तो देखिए, मैं अपने बच्चे का इलाज नहीं कर पा रही थी हॉस्पिटल में, इसलिए उसको घर पे लेके आई। जो धक्का वक्का करना था वो मैंने किया, पर ईशा पे गोलियां चलाने के लिए पैसे मेरे पास नहीं थे। मैडम लेके जा रहे हो? मैडम छोड़ो मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी आई ने कुछ नहीं किया। सर ये जयश्री कभी नहीं चाहती थी कि स्नेहा बिजनेस में दखल अंदाजी दे, लेकिन अभी स्नेहा बिजनेस में दखल अंदाजी देने लगी है। और एक और बात सर, स्नेहा का एक बॉयफ्रेंड है राजन, और राजन का मामा है प्रकाश। पिछले दिनों इन दोनों को अजिंक्य के पिंपरी वाले बंगले पे चक्कर लगाते हुए देखा गया है। केयरटेकर रमेश ने इन दोनों को पहचाना है सर। दोनों अंदर बैठे हैं। देख अब सच बोल, नहीं तो सच बोल, पट्टे से ऐसा मारूंगा ना जिंदगी भर याद रखेगा। बोल।
सर स्नेहा के बोलने पे सर हम लोगों ने अजिंक्य का पीछा किया था सर, तभी उसके बंगले तक पहुंचे सर। स्नेहा जी, आपके दादा का पीछा आप आपके बॉयफ्रेंड से क्यों करवा रही थी? सर आई बहुत पुराने ख्यालात की है। लड़की होने की वजह से ना मुझे बिजनेस में हिस्सा मिलता और ना ही प्रॉपर्टी में, पर मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर मेरे बॉयफ्रेंड राजन ने ये सारी बातें मेरे दिमाग में भर दी। ये तेरा भाई है, अगर ये वापस ही नहीं आया तो तेरी तो मौज ही मौज, सारी प्रॉपर्टी तेरी। दादा की हरकतें ऐसी थी कि आई उसे बिजनेस हैंडओवर नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा दादा की जगह मैं ले सकती हूँ। हाँ, एक तो तुम्हारी आई की घटिया सोच थी और तुम्हारी बहनी तुम्हारे रास्ते का कांटा थी, तो दोनों को खत्म करना था तुम्हें, इसलिए सब कुछ किया तुमने। आई भले ही बिजनेस दादा को नहीं देती, मगर उनकी बीवी ईशा अगर इस घर की बहू होने के नाते अगर उसने प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगता तो कुछ नहीं कर पाते। और दूसरा, मुझे बिजनेस ज्वाइन करना था, पर इसके लिए आई को मनाना बहुत मुश्किल था। पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि ये दोनों प्रॉब्लम का सलूशन खुद चलकर मेरे पास आया। ये क्या कर रहे हैं आप? डर क्यों रही है? हाँ, ये मुझे पता है तेरा पति अजिंक्य तुझे खुश नहीं रख पाता। तो बोले तो वो कभी मैं पूरी कर दूं? हिम्मत कैसी हुई आपकी ये सब सोचने की? मैं भी आई को सब बोल दूंगी, सब बता दूंगी। अगर किसी से भी इस बात का जिक्र किया ना, जान से मार दूंगा। वैसे भी तो किसी से भी ये बात कहेगी ना, तेरी बात कोई नहीं मानेगा। लेकिन अगर मैं आई को बताऊंगी ना तो वो जरूर मानेगी। तो ये है तुम्हारा सॉल्यूशन? सर, आई अमित अंकल पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करती थी और इनकी गर्दन मेरे हाथ में थी, इसलिए मैंने इनको ब्लैकमेल किया ताकि वो आई को मनाए मेरी तरफ से बिजनेस ज्वाइन करने के लिए। तूने ईशा को इसलिए मरवाया ताकि तेरे करतूतों के बारे में जयश्री को पता ना चले, और तूने इसको इसलिए हेल्प की ताकि सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम पे हो जाए। नहीं सर, मैं ब्लैकमेल कर सकती हूँ लेकिन किसी का खून नहीं। मैंने वही को रास्ते से हटाने के लिए उनके साथ माइंड गेम खेला था। इतनी अच्छी जिंदगी है आपकी, क्यों बर्बाद कर रही हो उसे? छोड़ दो ना दादा को। वीडियो है इसका, तू शादी हो चुकी है मेरी, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है उनको। मैंने वहीनी को दादा और सुनिधि के बारे में सब कुछ बताया था, पर उन्होंने मुझसे सबूत मांगे अपनी बात साबित करने के लिए। इसलिए मैंने राजन से कहकर दादा का पीछा करवाया और सुनिधि का एड्रेस निकाला और भाभी को दे दिया। वहीनी ने अपनी आंखों से सारी सच्चाई देखी थी, मगर किसी से कुछ नहीं कहा, और अगर मैं किसी से कुछ कहती तो दादा ही मुझे जान से मार देते, इसलिए मैं भी चुप बैठी। स्नेहा भी यही बात रिपीट कर रही थी और मुझे भी ये बात परेशान कर रही थी। अगर उस दिन ईशा ने अजिंक्य और सुनिधि का झगड़ा देखा तो उसने किसी को बताया क्यों नहीं? झगड़ा कितनी तारीख को हुआ था? सर 5 तारीख को। तुरंत 5 तारीख का ईशा का मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकालो और देखो वो कहाँ गई थी, किससे बात की, किससे मिली, सब डिटेल्स निकालो। सर। अरे नीलेश और अजिंक्य, उनकी डीएनए रिपोर्ट का क्या हुआ? सर वी ऑन इट। गुड। सर, प्रभात वाडेकर याद है? हाँ, जयश्री का पति। सर, ये उसी की केस फाइल है। और सर ये, अरे तो उस्मान शेख है, शार्प शूटर। ये तो जेल में बंद था। हाँ सर, ये 2 महीने पहले ही जेल से बाहर आया है। और सर, इसका प्रकाश वाडेकर के मर्डर में बहुत ही तगड़ा लिंक है सर। प्रभात वाडेकर की मौत .09 बोर की पिस्टल से हुई थी और ये ऊपर पुलिस केस भी हुआ था, कोर्ट में पेशी भी हुई, लेकिन इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए इसे रिहा कर दिया गया। ईशा का मर्डर हुआ उस दिन इसके फ़ोन की लोकेशन 12 बजे से 1 बजे के बीच कोथरूड की है। शिर के गुड वर्क। कम से कम एक सिरा तो मिला। इस सिरे को पकड़ के हम किनारे तक पहुंचते हैं। जयश्री जी, आपने झूठ बोला हमसे। नंबर 1, नीलेश आपके लिए काम नहीं करता, और नंबर 2, ईशा के प्रेगनेंसी के बारे में आपको पता नहीं था। फिर तो बकवास कर रहे हैं आप। आपने झूठ बोला, इसका सबूत है हमारे पास। किरण, बता इनको क्या देखा था उस दिन। डरो मत।
मैंने तुम्हें अपने बहू के साथ सिर्फ सोने के लिए कहा था, ताकि वो अजिंक्य के धोखे में रहे। तुमने उससे प्रेग्नेंट कर दिया, इडियट। गलती होगी मैडम। इस किरण के कहने पे आप मुझे अरेस्ट करोगे, जयश्री वाडेकर को? पिछले 15-20 साल से ये यही पड़ी है। इसके मुंह पे अगर मैं 5-50 हजार रुपया मार दूं ना तो पलट जाएगी ये। फिर क्या करोगे आप? फिर हम आपके पति प्रभात वाडेकर का केस ओपन करेंगे, जिसको 20 साल पहले अपने सुपारी देकर मरवाया था उस्मान शेख के हाथों से, और अब ईशा को मरवाया है उसी के हाथों से। इतना काफी है ना क्लाइमैक्स पुलिस स्टेशन में। ये रहा उस्मान, पहचाना ना इसको? और ये रही उस्मान की गन, जिससे तूने ईशा और प्रभात वाडेकर को मरवाया था। और ये रही कैश जो तूने उस्मान को सुपारी के तौर पे दी थी। इसका कन्फेशन और स्टेटमेंट भी हमारे पास। अरे मेन प्रूफ तो बताना भूल ही गया, आप दोनों का मोबाइल, जिसमें उस्मान ने फोटो भेजी थी ईशा की मर्डर के बाद कंफर्मेशन के तौर पे। तुम दोनों तो डिलीट कर दी थी, लेकिन हमारी फॉरेंसिक टीम बहुत होशियार है, उन्होंने रिकवर कर ली। अब बताओ, चुप रहने से कोई फायदा नहीं, सच क्या है बताओ। नीलेश के जरिए ईशा को बेवकूफ बनाने का मेरा प्लान एकदम परफेक्ट था, लेकिन उस गधे ने ईशा को प्रेग्नेंट कर दिया। और जब मेरे बेटे अजिंक्य ने ईशा को सच्चाई बताई तो ईशा सीधा मेरे पास आई। बेटा, अजिंक्य अभी गुस्से में है, इसलिए ऐसे बोल दिया होगा। मैं बात करती हूँ उससे, सब ठीक हो जाएगा। बात कीजिए आप अपने बेटे से। अगर अजिंक्य ने इस बच्चे को नहीं अपनाया तो आई, मैं पुलिस में जाऊंगी। अगर ईशा पुलिस के पास चली जाती तो मेरा बेटा अजिंक्य किडनैपिंग के केस में फंस जाता। और अगर मैं अजिंक्य को मना भी लेती ईशा के साथ रहने के लिए, तो भी जयश्री वाडेकर का वारिस एक नौकर का बच्चा कैसे हो सकता था? तुम्हारे पास तो इतना पैसा है, दूसरा कोई रास्ता ढूंढती, मरवाने की क्या जरूरत थी? अगर मैं ईशा को बच्चा गिरवाने कहती तो उसे डाउट हो जाता और मेरे बिछाए हुए जाल में मैं खुद फंस जाती। वैसे भी मेरा बेटा अजिंक्य सुनिधि के साथ खुश रहता था, तो ईशा का और उसके बच्चे का मेरे घर में क्या काम था? इसलिए मैंने उस्मान को याद किया। कौन है तुम? अजिंक्य में नहीं, तुम्हारे परवरिश में। तो ऐसा निकलेगा ही। चार्जशीट बनाओ। औरत को मर्द से कम समझना, पुरुष है तो उसकी हर गलती को छुपाना और औरत को बार बार उसकी सही हद याद दिलाना, ये पितृसत्ता है जो जयश्री में कूट कूट कर भरी हुई थी। अजिंक्य उसके घर का चिराग था, जबकि स्नेहा पराये घर की अमानत। परिवार के नाम और प्रतिष्ठा के लिए जयश्री ने अजिंक्य को ईशा से शादी करने के लिए मजबूर जरूर किया, मगर अजिंक्य खुश रहे इसलिए उसने उसे घर से बाहर कुछ भी करने की खुली छूट दे दी थी। अपने बेटे के गलत कामों की पोल ना खुले, इसलिए जयश्री ने ईशा के साथ नीलेश के जरिए जो किया था वो बहुत ही गंदा था। और आखिर में जब ईशा जयश्री के पापों के जीते जागते सबूत को जन्म देने वाली थी तो जयश्री ने उसे रास्ते से ही हटा दिया। बराबरी का समाज भारत में आज भी बहुत दूर का सपना है, लेकिन ये दूरी हमें धीरे धीरे ही सही तय तो करनी ही होगी, तभी हम दुनिया के सामने एक प्रगतिशील और उन्नत समाज होने का दावा कर सकेंगे। अब मैं आशुतोष राणा आपसे विदा लेता हूं। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।